मेरा नाम कीर्तिका है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। फिर मुझे किसी ने एक नौकरी के बारे में बताया। ये नौकरी एक ऐसी नौकरी थी जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत की ज़रूरत थी। एक ऐसी औरत जो माँ बन चुकी हो और बच्चों का ख्याल रख सके। मुझे केयरटेकर की नौकरी मिली थी। मैं अपनी मालकिन के बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी तो कमरे के अंदर मालकिन का कम उम्र का देवर आकर खड़ा हो जाता था। उसे देखकर मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी। बस हमेशा यही सोचती थी कि ये खुद ही मुझ पर नज़र रखना बंद कर देगा, लेकिन उसकी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। मैं गरीब औरत थी और यहाँ पर नौकरी करने के मुझे ढेर सारे पैसे मिल रहे थे। इतने पैसे मिल रहे थे कि मेरे पति की 6 महीने की सैलरी मिलाकर भी इतनी नहीं होती थी जितनी कि मुझे यहाँ पर इस बच्चे का ख्याल रखने पर पूरे 1 महीने की सैलरी मिल रही थी। एक रात बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी जब मालकिन ने मुझे कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। मैं मालकिन के घर पर रुक तो गई थी, मगर आधी रात के बीच मेरे कमरे में मालकिन का देवर आया। उस समय मैं मालकिन के बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी जब अचानक उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि ये इस समय इस कमरे में क्या कर रहा है। मैंने जब शोर मचाने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कई बार इसकी शिकायत मालकिन से लगाई थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ था। आज की रात वो मेरे कमरे में आ गया था और फिर मेरे साथ उसने वो सब कुछ किया जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन ये तो भगवान की कृपा थी कि उसने मुझे बचा लिया, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मेरी शादी मेरे घर वालों ने बड़े ही अरमानों के साथ की थी। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, मगर 2 भाई थे और दोनों ही दूसरे शहर में काम करते थे। अपनी अपनी शादियों के बाद अपनी पत्नियों को वहाँ लेकर शिफ्ट हो गए थे। मेरी शादी करने के बाद उन्होंने मुझे मेरे घर का कर दिया था। उन्हें लगता था कि उनकी बहन इस घर में खुश रहेगी जहाँ पर वो उसकी शादी कर रहे हैं, मगर यहाँ पर मेरे दिल को सुकून था, क्योंकि सास बहुत अच्छी थी। ससुर दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। न कोई नन थी और ना ही देवरानी जेठानी का चक्कर था। मगर मेरे पति को कोई काम नहीं मिलता था। वो जिस काम को भी करने की कोशिश करता उसमें हमेशा नाकामयाब हो जाता था। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे शादी में काफ़ी सारा दहेज दिया था। एक एक करके मेरे दहेज का सारा सामान बिक गया था। मेरी सास को भी एक ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से मेरा पति कर्जदार हो गया था। अपनी माँ का इलाज करवाते करवाते वो पूरी तरह से सड़क पर आ गया था। फिर भी मेरी सास दुनिया से चली गई और पूरे 1 साल तक मैंने अपनी सास की खूब सेवा की थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। जिस समय मेरी सास की मौत हुई थी उस समय मुझे खुशी और एक गम की खबर मिली थी। गम की खबर ये थी कि मेरी सास इस दुनिया से जा चुकी थी, जबकि खुशी की खबर ये थी कि मैं माँ बनने वाली थी। मेरी सास के मरने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मेरे पति की एक स्टेशनरी शॉप थी जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा कर्जदार हो गया था कि उसे अपनी दुकान को भी घाटे में डालना पड़ गया था और फिर धीरे धीरे नुकसान पर नुकसान होते गए। मेरे पति की दुकान में आग लग गई और फिर उनकी स्टेशनरी का सारा सामान जलकर राख हो गया। फिर मेरी सास की और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो मेरे पति को बैंक से लोन लेना पड़ गया था। मेरा पति 8वीं पास था, उससे ज़्यादा उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, जबकि मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि बचपन में मुझे पढ़ाई लिखाई करने का कोई शौक़ नहीं था। जब शादी के बाद ससुराल में परेशानी भरे हालात देखे तो कभी कभी सोचती थी कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी। अगर मैं किसी काबिल होती तो शायद घर के बुरे हालात में अपने पति का साथ दे देती, मगर हम दोनों पति पत्नी ही किसी काबिल नहीं थे, तभी तो घर के बुरे हालातों से जंग लड़ रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पति ने जैसे तैसे अपना कर्ज दूर किया था और उसके बाद मेरे पति को कोई काम नहीं मिल सका। वो तो एक स्टेशनरी की दुकान थी जिस पर बैठकर वो सामान बेचते थे, इसके अलावा उनसे कुछ नहीं आता था। अब दुकान हाथ से जा चुकी थी, दुकान में सामान रखने के लिए पैसे भी मौजूद नहीं थे। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। फिर मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, लेकिन जिस दिन से मेरा बेटा इस दुनिया में आया था उस बेचारे के भाग्य में भी कोई खुशी नहीं थी। मेरा पति चपरासी की नौकरी करने लगा था। वहाँ के लोग उसे थोड़े बहुत पैसे और कपड़े दे दिया करते थे
जो कि मेरे बच्चे के आ जाते थे। इस तरह ही हम लोग एक दूसरे के साथ अपना गुजारा कर रहे थे। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। अपने भाइयों से भी मैं कई बार पैसे ले चुकी थी। वो लोग मेरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे, लेकिन अब बार बार उनसे मैं पैसे नहीं मांग सकती थी, क्योंकि अब उनकी शादियां हो गई थी और उनकी पत्नी अपने पतियों से कहती थी कि तुम्हें अब अपनी बहन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे तुम्हारा भी परिवार है। बहन की शादी कर दी, उसकी जिम्मेदारी से फ्री हो गए। उससे कहो कि अपनी गृहस्थी पर अपने आप ध्यान दे, अपने पति को काम पर भेजे या खुद कमाए। आखिर कब तक अपने भाइयों से मदद मांगती रहेगी? मुझे पता चल गया था कि मेरी भाभियों ने मेरे भाइयों के किस तरह से कान भरे हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर मैं क्या कर सकती थी। भाभियाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। आखिर कब तक मेरे भाई मेरा बोझ उठा सकते थे? उन्होंने मेरी शादी कर दी थी, वो अपने फ़र्ज से अदा हो गए थे। इससे ज़्यादा वो लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि मेरी शादी के बाद ही उन लोगों ने मेरी कई बार मदद की थी। मुझे अपने माता पिता की याद आती थी कि अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो शायद मेरी थोड़ी बहुत मदद वो भी कर देते। मगर माता पिता भी इस दुनिया से पहले ही जा चुके थे। ना तो मेरे पति का कोई था और ना ही मेरा अपना कोई था जिससे हम मदद मांग सकते थे। सिर्फ आस पड़ोसी ही थे जो हमारा थोड़ा बहुत साथ दे दिया करते थे। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी बड़ी बदतर गुजर रही थी। मेरी सास जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी, भले ही उनका घर छोटा था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। मेरे पति की नज़र बार बार इस घर पर जाती थी। वो कहता था कि मैं इस घर को बेच देता हूँ, फिर हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मगर फिर इस घर को बेचने के बाद हम कहाँ जाते? अगर हम किराए पर जाते तो किराया कहाँ से देते? खाने के तो हमारे पास पैसे नहीं थे, किराए के हर महीने कहाँ से निकालते? वैसे भी एक महीना कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। मैंने अपने पति से कह दिया था कि हालात जैसे भी गुजर रहे हैं, घर में खाने के लिए है या नहीं है, मगर मैं किसी भी हाल में इस घर को नहीं बेचने दूंगी। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। आखिर हम लोग अपना मुंह छुपाने के लिए कहाँ जाएंगे? किराए पर जाएंगे तो किराया कहाँ से देंगे? अभी तो हम यहाँ पर सुकून से रह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि किराए पर जाने के बाद हम अपना चैन और सुकून भी ख़त्म कर दें। मेरा पति सोच विचार करके इस बात पर गौर करता तो कहता कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मेरे पति की सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, उसे मामूली से पैसे मिला करते थे, क्योंकि जिस जगह पर वो चपरासी की नौकरी किया करता था वहाँ पर उसकी जगह भी काफ़ी सारे चपरासी थे। इसलिए वहाँ पर चपरासियों को पैसे कम ही दिए जाते थे, क्योंकि वहाँ के मालिक को चपरासियों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मेरे पति ने वहाँ के मालिक के आगे हाथ जोड़े थे तो उसने मेरे पति को काम पर रख लिया था। कम ही सही, मगर हमारे पास इतने पैसे आ जाते थे कि हम एक समय का खाना पेट भरकर खा लिया करते थे, जबकि एक समय भूखे रहते थे। अगर दोनों समय का खाना खाते तो हम लाइट का बिल कहाँ से देते, और फिर दवा दारू भी लगा रहता है। मेरे बेटे की कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। डॉक्टर तो बिना पैसों के दवाई ही नहीं देते, इसलिए बुरे वक्त के लिए भी पैसे लगाकर रखने पड़ते थे। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। मुझे अपनी इतनी परवाह नहीं रहती थी। मुझे सबसे ज़्यादा परवाह अपने बेटे की थी, क्योंकि जिन हालात में हम जिंदगी गुजार रहे थे उसके हिसाब से तो मैं अपने बेटे की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे दूध के अलावा उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। देखते ही देखते वो 1 साल का हो गया था। हमें पेट भर के भी खाना नहीं मिलता था। मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी और उसे किसी काबिल बनाऊंगी, ताकि जब उस पर बुरा समय आए तो उसे हमारी तरह ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, बल्कि वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर कभी बुरा वक्त आने ही न दे। भगवान किसी को भी गरीबी के इतने बुरे दिन ना दिखाए जिस तरह के दिन हमारे गुजर रहे थे। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति के दोस्त की पत्नी आई थी। कभी कभी वो हमारे घर पर आ जाया करती थी। उसे पता था कि हम बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, इसलिए वो अपने और अपने बच्चों के पुराने कपड़े हमारे घर ले आती थी। मैं उसे रो रो कर अपने घर की परेशानी के बारे में बता रही थी। मैंने कहा, मेरे लायक तो कोई ऐसी नौकरी भी नहीं है जिसको मैं कर सकूं। मेरा छोटा बच्चा है और इसके होते हुए मैं लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन भी नहीं कर सकती। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे लिए एक नौकरी है जिसे तुम चाहो तो अपने बेटे को वहाँ ले जाने के बाद भी कर सकती हो। मैंने कहा, आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है? मुझे जल्दी बताओ।
मैं तो कैसा भी काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे आ जाया करें कि हम पर किसी का कर्ज न हो और हमारा कर्ज भी आसानी से निकल जाए। तो वो मुझसे कहने लगी कि हाँ, जिस घर की नौकरी के बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ, वहाँ जाने के बाद तो तुम माला माल हो जाओगी, क्योंकि उस औरत को अपने बेटे के लिए केयर टेकर की ज़रूरत है। मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो पहले से ही अपना बेटा है, भला मैं किसी दूसरे बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती हूँ। तो वो कहने लगी कि तुम जिस तरह से अपने बेटे को संभाल रही हो, उसी तरह से अगर एक बच्चे को और संभाल लोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, और जब तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम्हें ये काम भारी भी नहीं लगेगा। मैंने कहा, हाँ, तुम कह तो सही रही हो। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर उस घर की मालकिन से बात कर लेना। वो औरत तुम्हारा काम अच्छा देखकर तुम्हें ज़्यादा पैसे भी दे सकती है। मैंने उसे उस जगह का एड्रेस तो ले लिया था जहाँ पर मुझे नौकरी पर जाना था। मेरे पति के दोस्त की पत्नी हमारे घर से चली गई थी। जब रात को मेरा पति घर आया तो मैं उसे बताने लगी कि आपके दोस्त की पत्नी आज घर आई थी। वो मुझे एक नौकरी के बारे में बता रही थी। उसने कहा कि एक बड़ा सा बंगला है, वहाँ पर एक अमीर औरत है, उसे अपने बेटे के लिए केयर टेकर की ज़रूरत है। मेरा पति कहने लगा कि केयर टेकर या फिर नौकरानी को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, और फिर तुम्हारा भी तो छोटा सा बच्चा है, तुम किसी के बच्चों का ख्याल कैसे रखोगी। मैंने कहा, मैं जिस तरह से अपने बेटे का ख्याल रख रही हूँ उसी तरह से उनके बच्चों का भी ख्याल रख लूँगी। कुछ पैसे आएंगे तो घर के हालात भी बेहतर होंगे। तो मेरा पति कहने लगा कि मैं भी काम पर रहूँगा और तुम भी काम पर रहोगी, तो यहाँ पर घर में बेटे का ध्यान कौन रखेगा। मैं अपने पति से कहने लगी कि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाया करूँगी। मेरा पति कहने लगा, तो क्या उस औरत को ये बात बर्दाश्त होगी कि तुम अपना बेटा भी वहाँ लेकर जाओ। मैं कहने लगी कि मैं वहाँ जाकर इस बात के बारे में बात करूँगी, उनके सामने ये शर्त रखूँगी कि मैं आपके घर एक ही शर्त पर नौकरी कर सकती हूँ, जब मैं अपना भी बेटा यहाँ पर लेकर आया करूँगी। तो मेरा पति कहने लगा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने कहा, अगर वो लोग मेरी इस शर्त को मान जाते हैं तभी मैं उनके यहाँ पर नौकरी करूँगी। मेरा पति कहने लगा, हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे बेटे से अपना ध्यान हटा लो। अभी हमारा एक ही तो बच्चा है और हम इसे इतना प्यार करते हैं कि ये हमें जान से प्यारा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपना ध्यान अलग कर लो। मैंने अपने पति से कहा कि जितना प्यार आप इससे करते हो उतना ही प्यार मैं भी करती हूँ। मैं भी अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती, मगर हमारी मजबूरियाँ ऐसी आ गई हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे इस नौकरी को जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। मेरा पति कहने लगा कि तुम कल जाकर पहले बात कर आओ, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। इस तरह मैं अगले दिन अपने पति के दोस्त की पत्नी के बताए गए एड्रेस पर चली गई। यहाँ पर मेरी आंखें चौंक रही थी कि ये बहुत बड़ा बंगला था। बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत बना हुआ था। मैं घर के अंदर गई तो मैंने देखा कि एक औरत सोफे पर बैठी हुई अखबार पढ़ रही है। मुझे दरवाजे पर ही एक नौकरानी ने रोक लिया था और वो कहने लगी कि तुम कौन हो। तो मैंने उसे बताया कि मुझे यहाँ पर केयरटेकर की नौकरी के लिए बुलाया गया है। उसने मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दी। जो औरत सोफे पर बैठी हुई थी, शायद वो इस घर की मालकिन थी, क्योंकि देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छी लग रही थी। मैं उस औरत के पास चली गई। उसने मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैं गोद में अपने बेटे को लेकर गई थी तो वो मुझसे कहने लगी कि ये तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा, जी। तो वो कहने लगी, क्या सुधा ने ही तुम्हें केयरटेकर की नौकरी के लिए भेजा होगा। मैंने कहा, जी जी, उन्होंने ही मुझे भेजा है। दरअसल वो मेरे पति के दोस्त की पत्नी है। तो वो कहने लगी, अच्छा, तो क्या तुम मेरे बेटे को संभाल सकती हो। मैंने कहा, जी, मैं आपके बेटे को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। वो औरत कहने लगी, सिर्फ तुम्हें मेरे बेटे को संभालना नहीं है, उसके सारे काम भी तुम्हें ही करने हैं, बल्कि उसको अपना दूध भी पिलाना है, क्योंकि मैंने सुधा से कहा था कि मुझे एक ऐसी ही औरत की ज़रूरत है जो मेरे बेटे को संभालने के साथ साथ मेरे बेटे को दूध भी पिला सके। तुम्हारे पास बेटा है, तुम उसे दूध पिलाती हो, तो इसीलिए मेरे बेटे को भी पिला सकती हो। तभी सुधा ने तुम्हें इस नौकरी के बारे में बताया है। मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि मुझे आपके बेटे को दूध भी पिलाना पड़ेगा। मैं कहने लगी, मालकिन, मैं एक गरीब औरत हूँ, हम लोग खाना भी एक समय का ही खाते हैं। मेरा बेटा मेरा दूध पीता है, उसका पेट तभी भरता है, उसके अलावा उसे कुछ भी खाने का नसीब नहीं होता। तो इस हालत में भला मैं आपके बेटे को भी दूध पिलाऊंगी तो मेरे बेटे की सेहत खराब होगी और साथ साथ मेरी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। मालकिन कहने लगी कि उस बात की तुम फिक्र मत करो, जब तुम हमारे यहाँ केयर टेकर की नौकरी करोगी, मेरे बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगी, तो फिर हम तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेंगे। तुम्हें यहाँ पर रहते हुए
कोई परेशानी नहीं होगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मालकिन के बेटे की परवरिश करते करते या उसको दूध पिलाने से मेरे बेटे का हक मुझसे कम हो जाए। वो मेरी ममता के लिए तरसे। मुझे ये काम बहुत सोच समझकर करना था। मालकिन ने जब मुझे खोया हुआ देखा तो कहने लगी कि क्या सोच रही हो? देखो, मैं तुम्हें 1 महीने के 50,000 रुपये दूंगी और अलग से तुम्हें खाना भी दिया करूंगी। मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर से ले आया करेगा और ड्राइवर ही तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर छोड़कर आया करेगा। तुम मेरा काम जितना आसान कर दोगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को उतना ही बेहतर कर दूंगी। मैंने मालकिन से कहा कि मैं आपको अपने पति से पूछकर बताती हूँ। मालकिन कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देती हूँ। तुम अपने बेटे को भी यहाँ पर ला सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं मालकिन की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं उनसे ये बात करने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने तो खुद ही ये बात कह दी थी। मैं उनसे कल तक का समय मांगकर घर आ गई थी। जब मैंने अपने पति को पूरी बात बताई तो मेरा पति कहने लगा कि इससे अच्छी क्या बात है, मालकिन तुम्हें खाने के लिए खाना भी दिया करेगी और फिर तुम्हारे तो पैसे भी इतने हैं, तुम्हें तो वहाँ सैलरी भी इतनी अच्छी मिल रही है जितनी मेरी 6 महीने की मिलाकर भी नहीं बनती। तुम वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दो, धीरे धीरे हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। मेरे पति ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है इस नौकरी से, बस इतना ध्यान रखना कि मालकिन के बेटे का ख्याल रखते रखते तुम्हें हमारे बेटे का भी ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि तुम पैसों के लालच में आकर अपने बेटे को ही भूल जाओ। मैं अपने पति से कहने लगी कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? ये जितना आपका बेटा है उतना ही मेरा बेटा भी है और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। भला मैं दूसरी औरत के बच्चे के लिए अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ? मैंने बता दिया था कि मालकिन ने खुद ही ये बात कह दी कि तुम अपने बेटे को भी यहाँ पर ला सकती हो। मेरे बेटे के साथ साथ तुम अपने बेटे का भी ख्याल रख सकती हो। आखिर तुम उसकी माँ हो और मैं किसी भी माँ को उसके बच्चे से दूर होते हुए नहीं देख सकती। मेरा पति कहने लगा कि आखिर ऐसी भी क्या बात है, मालकिन को अगर अपने बेटे की इतनी ही फिक्र है तो वो उसका ख्याल खुद क्यों नहीं रखती? आखिर उसे केयर टेकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? और तो और वो एक गरीब औरत से अपने बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाना चाहती है। मैंने कहा ये बात तो मुझे वहाँ काम करने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि इस बारे में मालकिन ने मुझे कुछ नहीं बताया कि मैं उनके बेटे को दूध क्यों पिलाऊं। इस तरह अगले दिन मैं मालकिन के घर काम करने के लिए चली गई थी। मालकिन ने मुझे अपने बेटे की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। मैंने देखा था कि मालकिन कंप्यूटर के आगे बैठकर सारा दिन काम में लगी रहती थी और शायद उसकी किसी बीमारी की दवाई भी चल रही थी। वो अपने बेटे को ज़्यादा गोद में भी नहीं लेती थी। मालकिन का बेटा मेरे बेटे से 4 महीने छोटा था। वो सिर्फ अभी 2 महीने का था और इतने छोटे बच्चे की देखरेख बड़े संभाल कर की जाती है। एक दिन मैंने बातों ही बातों में मालकिन से पूछ लिया कि आखिर आप खुद अपने बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग क्यों नहीं कराती? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारा मुझसे ये सवाल करना बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटे के जन्म के बाद मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती और उसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकती, क्योंकि वो मासूम बच्चा है और वैसे भी बच्चे तो जल्दी बीमार हो जाते हैं। लेकिन मेरा इलाज चल रहा है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बेटे के करीब आने की कोशिश करने लगूंगी। उन्होंने कहा कि मेरी शादी के 3 साल बाद ये बच्चा हुआ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बीमारी का थोड़ा सा भी असर अपने बेटे पर होने दूं, जिसकी वजह से वो बेचारा बच्चा बीमार हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बेटे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। यही वजह है कि मैंने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें घर में रखा और तुम मेरी ही आंखों के सामने मेरे बेटे को दूध पिलाती हो। एक माँ ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बेटे के दूध का हक उसे वो नहीं बल्कि कोई दूसरी औरत दे। ये बात सही थी कि मैं मालकिन की इस बात से एग्री थी, मगर फिर जब उनकी बीमारी के बारे में सुना तो मेरा दिल भी उनके लिए यही कह रहा था कि उनकी जो भी बीमारी है जिसने उनको उनके बेटे से दूर किया हुआ है वो जल्द ही ख़त्म हो जाए और वो अपने बेटे की परवरिश खुद करें, ना कि उन्हें नौकरों के हवाले छोड़े। फ़िलहाल मैं यहाँ रहते हुए मालकिन के बेटे का अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। मालकिन मुझसे खुश थी। मालकिन के घर में उनके पति के अलावा उनका एक कम उम्र का जवान देवर भी रहता था, जो देखने में बहुत अच्छा था। मैं भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनका देवर मेरी ही उम्र का था। सारा दिन वो अपने भाई के साथ ऑफिस में लगा रहता था और सुना था कि वो बिजनेस करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि जिस दिन से उसने मुझे देखा था वो मुझे बड़े गौर गौर से देखता था। रात के टाइम पर मैं मालकिन के बेटे और अपने बेटे को एक कमरे में ले जाती थी और दोनों को ही अपना दूध पिलाकर सुला दिया करती थी।
मालकिन का बेटा जब रात को सो जाता था तब मैं अपने घर आती थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। अगर कुछ गड़बड़ थी तो वो ये थी कि मालकिन का देवर मुझे बड़ी अजीब अजीब नज़रों से देखता था। मुझे उसकी नज़रें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मालकिन ने मुझे उनके बेटे के लिए एक अलग कमरा दिया हुआ था जहाँ पर मैं उनके बेटे और अपने बेटे के साथ होती थी और उन दोनों के सारे काम किया करती थी। सारा दिन उनका ध्यान रखती थी। उस कमरे में मालकिन कभी कभी आती थी, लेकिन उनका देवर छोटी छोटी बात पर कमरे के अंदर आ जाता था। कभी कहता कि अपने भतीजे से मिलने के लिए आया हूँ, कभी मुझसे कहता कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही होती थी। जब वो आ जाता था तो मैं एकदम अपने आप को ठीक कर लेती थी। मुझे उससे बहुत शर्म आती थी। मेरी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। वो कमरे में क्यों आता है। एक दिन मैंने मालकिन से कह ही दिया कि मुझे पैसों से ज़्यादा अपनी इज्जत की फिक्र है। मैं जब भी कमरे में बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हूँ तभी कमरे के अंदर आपका देवर आता है। मालकिन कहने लगी कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा देवर बहुत अच्छा है, बल्कि उसने तो कभी मुझसे भी कोई गलत बात नहीं की, तो फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर सकता है। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन आप अमीर लोगों के यहाँ तो ऐसा ही चलता है। अमीरों को तो अमीर समझा जाता है मगर गरीबों को इंसान नहीं समझा जाता। मालकिन मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। आज फिर से जब मैं मालकिन के बेटे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी तब वो अचानक कमरे के अंदर आ गया। मैंने मालकिन के बेटे को सुला दिया था और मालकिन के देवर से कहा कि तुम क्यों हर बार कमरे के अंदर आ जाते हो। तुम जानते हो कि कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन तुम फिर भी दरवाज़ा बिना नॉक किए कमरे के अंदर आ जाते हो। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा कि अगर आपको मेरी इस हरकत का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे लगा कि शायद उसे मेरी इस बात की समझ आ गई है, आगे वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया था। वो फिर से कमरे के अंदर आ गया था और मुझे उससे एक अजीब सी झिझक महसूस होती थी। मैंने फिर से मालकिन से शिकायत की तो मालकिन ने कहा कि मैं अपने देवर से बात करती हूँ, आखिर वो तुम्हारे कमरे में क्यों जाता है। मालकिन ने शायद अपने देवर से बात की थी तो उसने मालकिन को यही बताया था कि मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, मगर मेरा मतलब ये था कि अगर उसकी कोई गलत नीयत नहीं है तो उसे कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी। वो जानता था कि एक माँ अपने बच्चों का ख्याल किसी भी तरह से रख सकती है और किसी भी हालत में उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, तो उसको हर बार कमरे में आने की क्या ज़रूरत होती थी। शायद मालकिन ने उसे डांट दिया था, इसलिए वो बड़ा उदास उदास सा रहने लगा था, लेकिन मैं बड़ी खुश थी। पता नहीं किस तरह का अजीब इंसान था। औरत को ऐसी हालत में देखने का आदी तो नहीं था, मगर वो तो एक कम उम्र का लड़का था, उसे ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए थी। मुझे मालकिन के बेटे का ख्याल रखते हुए 1 महीना हो गया था। मुझे यहाँ पर खाने के लिए अच्छा से अच्छा खाना दिया जाता था। नौकरानी बार बार मेरे लिए कभी जूस लेकर आती तो कभी फ्रूट्स लेकर आती, कभी दूध और ड्राई फ्रूट्स लेकर आती। कहती कि मालकिन का कहना है कि तुम अपना अच्छा खान पान रखोगी तो उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। मैं यहाँ पर आने के बाद बहुत बेफिक्र थी। अपने घर में तो मैं प्योर दूध की चाय भी नहीं पीती थी। हमेशा मैं आधा कप दूध में ढेर सारा पानी मिलाया करती थी जब हम दोनों पति पत्नी चाय पिया करते थे, लेकिन यहाँ पर तो मुझे दूध का गिलास भर के दिया जा रहा था। मैं यहाँ पर बहुत खुश थी और धीरे धीरे मैं सेहतमंद भी होती जा रही थी। मेरे घर में भी अच्छे खासे पैसे आने लगे थे। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मेरा पति भी खुश था। एक रात अचानक बहुत तेज़ बारिश पड़ने लगी थी। मैं रात को 10 बजे तक अपने घर जाया करती थी, लेकिन बारिश 9:30 बजे ही पड़ना शुरू हो गई थी। मुझे बारिश रुकने का इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई थी जब मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम अपने घर मत जाओ, मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है और बारिश भी पड़ रही है। मालकिन के कहने पर मैं उनके घर रुकने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने अपने पति से भी यहाँ रुकने की परमिशन मांगी तो उसने मुझे परमिशन दे दी थी। उस रात मालकिन के बेटे को मैंने बिस्तर पर सुला दिया था, जबकि अपने बेटे को मैं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, जब अचानक मालकिन का देवर कमरे के अंदर आ गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसको कमरे में अचानक से देखकर मैं बहुत चौंक गई थी। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे के अंदर आने की। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा कि तुम घबराओ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उससे कहा कि ये तुम कमरे के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो और धीरे धीरे मेरे करीब क्यों आ रहे हो। वो कहने लगा, बस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो।
मुझे उसका ये मतलब बड़ा ही अजीब और डरावना लगा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी, इससे पहले कि सब लोग कमरे के अंदर आ जाते। वो मेरे शोर की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद मेरी मालकिन और मालिक कमरे में आए तो मैंने उनको बता दिया कि मालकिन, आपकी नौकरी से ज़रूरी मेरे लिए मेरी इज्जत है। मेरा पति मुझे यहाँ पर बड़े भरोसे के साथ नौकरी करने के लिए भेजता है। मैं यहाँ पर रहते हुए अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहती। मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर अभी और इसी समय जा रही हूँ। मालकिन कहने लगी कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कौन तुम्हारी इज्जत खराब कर रहा है? तुम नौकरी छोड़ दोगी तो मेरे बेटे का क्या होगा? मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसी वक्त ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। जल्दी से ड्राइवर को बुलाओ और उससे कहो कि वो मुझे और मेरे बेटे को मेरे घर छोड़ आए। आपका देवर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मेरी मालकिन का पति कहने लगा कि ये लड़की किस तरह की बातें कर रही है? मेरा भाई बहुत शरीफ है, वो इसके साथ गलत हरकत कैसे कर सकता है? ये मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने कहा, लेकिन आपके भाई ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। धीरे धीरे वो मेरे करीब आ रहा था। मैंने शोर मचाया तो भाग गया। मैं यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी और ना ही मुझे यहाँ पर नौकरी करनी है। मालकिन भी मुझसे गुस्से में बात कर रही थी, कह रही थी कि सच में मेरा देवर बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने कहा, बस करो मालकिन, मुझे आपसे ये पैसे नहीं चाहिए। ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी जहाँ पर मेरी इज्जत खराब होने का मुझे डर हो। और आपका देवर जब मैं बच्चों के साथ समय बिता रही होती हूँ तभी यहाँ पर क्यों आता है? वो हर बार मुझसे अकेले में मिलने का मौका ढूंढता रहता है। मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती और आप मेरी बात पर यकीन क्यों करोगी? वैसे भी लोग सबसे पहले अपने घर वालों की बात पर ही यकीन करते हैं, बाहर वालों की बात पर तो उन्हें यकीन ही नहीं आता। मालकिन मुझे बार बार रोक रही थी कि मेरा बेटा तुम्हारे बिना कैसे रहेगा, आज रात प्लीज़ यहाँ रुक जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने अपनी मालकिन की कोई बात नहीं सुनी, अपने बेटे को गोद में उठाया और ड्राइवर के साथ अपने घर आ गई थी। आधी रात में मेरे पति ने जब मुझे घर आते हुए देखा तो पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम घर कैसे आ गई? तुम तो वहाँ पर रुकने वाली थी। मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। मैं खामोशी से बिस्तर पर आकर लेट गई थी और अपने बेटे को भी सुला दिया था। मगर मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि वहाँ नौकरी करने से मुझे बहुत फ़ायदा था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर मेरी इज्जत को कोई दाग लग गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। इज्जत नीलाम होने से गरीबी के दिन गुजारना बेहतर है। भगवान एक न एक दिन हमारे अच्छे दिन ज़रूर लाएगा, लेकिन इज्जत अगर एक बार चली जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मालकिन मुझे बार बार फ़ोन करके नौकरी पर वापस बुला रही थी, मगर मैं नहीं गई। उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द घर आ जाओ, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकती, वो रो रहा है, तुम्हें याद कर रहा है। मगर मैंने उनकी एक न सुनी। 2 दिन बाद मेरा पति सब्जी लेने के लिए घर से निकला था। 4 घंटे हो गए थे मगर अभी तक घर में वापस नहीं आया था। मैं अपने पति के लिए बहुत परेशान हो रही थी जब अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आसपास के लोगों ने मेरे पति को अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर जल्दी से अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है। ये खबर सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं था। भले ही मैं गरीबी की ज़िंदगी गुजार सकती थी मगर अकेले ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरा मासूम सा छोटा सा बच्चा था, उसके सर से पिता का साया उठ गया था। मैं इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि मुझे अपना होश नहीं था। मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। रोते रोते मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पड़ोस के लोगों ने मुझे संभाला था मगर मैं अपने होश में नहीं आ रही थी। वहीं पर मेरे पति की मौत की खबर सुनकर मेरे पति के देहांत में मालकिन आई और मुझे तसल्ली देने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ, तुम प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ और तुम्हारे दुख में तुम्हारी हिस्सेदार बनने आई हूँ। मेरा बेटा बुखार में जल रहा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी माँ मानता है। प्लीज़ मेरे साथ चलो वरना मेरा बेटा मर जाएगा। एक बार तुम सोच लो और फिर मुझे बता देना। ये तुमसे एक लाचार माँ की इल्तिजा है, प्लीज़ उसके बेटे को बचा लो, वो तुम्हारे बिना बहुत तड़प रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, अब तो तुम्हारा पति भी यहाँ से चला गया, अब तुम अपने पति के बिना यहाँ कैसे अपना और अपने बेटे का गुजारा करोगी? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर परमानेंट आकर रहने लगो। मैं तुम्हें रहने की जगह भी दूंगी और खाने के लिए खाना भी दूंगी, सब कुछ दूंगी।
तुम्हें मेरे घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बस बदले में तुम्हें मेरे बेटे की परवरिश एक माँ बनकर करनी होगी। मैं मजबूर हूँ। मैं एक माँ होते हुए भी अपने बेटे की माँ नहीं बन सकती। मुझे एक ऐसी बीमारी है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, मेरा साथ दो। मालकिन बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक अकेली बैठी रही, क्योंकि सब लोग जा चुके थे। मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था। मैं उसे बार बार अपना दूध पिला रही थी, तो वो मेरा दूध भी नहीं पी रहा था, क्योंकि मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 24 घंटे इसी तरह से गुजर गए थे। मालकिन लगातार मुझे फ़ोन कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे लिए मालकिन के घर जाना ही बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने अपने बेटे को गोद में उठाकर घर में ताला लगाया और मालकिन के घर चली गई थी। मालकिन मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मुझे यहाँ पर सच में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अगर मेरी कोई परेशानी थी तो मेरी मालकिन का देवर था। उसकी अजीब अजीब सी नज़रें मुझे बहुत चुभती थी। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए मैं यहाँ आई थी, क्योंकि यहाँ आने से ही मेरे बेटे का आने वाला कल संवर सकता था। मैं यहाँ आ तो गई थी और मैंने ध्यान से मालकिन के बेटे को देखा तो सच में उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बुखार से जल रहा था और बुरी तरह से रो रहा था। उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसे माँ के दूध की ज़रूरत है। उसे अपनी माँ की ज़रूरत है, माँ की गोद की ज़रूरत है। यही वजह थी कि मालकिन बार बार मुझे अपने बेटे के लिए बुला रही थी। सबसे पहले मैंने उसे गोद में लिया तो वो रोते रोते खामोश हो गया था। शायद वो समझ गया था कि उसकी माँ उसको मिल गई है, क्योंकि मालकिन उससे दूर रहती थी। इसलिए वो अपनी सगी माँ से ज़्यादा मुझे अपनी माँ समझता था और फिर मेरे साथ खेलने लगा। मैं दोनों ही बच्चों का बहुत ख्याल रख रही थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मालकिन का देवर अभी तक मेरे कमरे में नहीं आया था और जिस दिन से मैं यहाँ आई थी मैंने उसे नहीं देखा था। मगर मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, जो मेरा इतना साथ देता था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं मालकिन के घर में ही परमानेंट शिफ्ट हो गई थी। मैंने देखा था कि मालकिन का देवर मुझसे बहुत दूर दूर रहता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए, जब फिर से एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। दोनों बच्चे मेरे साथ थे। कमरे का दरवाज़ा बजने पर अचानक मेरी आँख खुली और मैं जब दरवाज़ा खोलने गई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि इतनी रात को मालकिन का देवर दरवाजे पर खड़ा हुआ था और कहने लगा कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ये कहते हुए मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने ज़बरदस्ती एक झटके से दरवाज़ा खोलकर मुझे पीछे धकेला और ख़ुद कमरे के अंदर आ गया और मुझसे कहने लगा कि आखिर तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों भागती हो? मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? अगर शोर करोगे तो बच्चे उठ जाएंगे। तो वो कहने लगा कि प्लीज़ तुम शोर मत करो। अगर तुम शोर करोगी तो भैया भाभी भी आ जाएंगे। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मगर मैंने आज भी उसकी बात को नहीं सुना और ज़ोर ज़ोर से हंगामा काटना शुरू कर दिया। मालकिन और मालिक शोर सुनकर जब कमरे के अंदर आए तो मैंने उन्हें उनके देवर का असली रूप दिखा दिया था और कहा था कि ये रात के इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहा है और बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मालिक ने अपने भाई पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके सामने अब उनके भाई की करतूत आ गई थी। पहले तो वो कमरे से चला गया था, लेकिन आज वो कमरे में ही मौजूद था। मालिक ने पूछा था कि आखिर इतनी रात को तुम्हारा इस कमरे में आने का क्या मतलब बनता है। उनका भाई उन्हें कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई बात नहीं सुनी। जब मालकिन ने अपने पति को रोका और कहा कि मैं बताती हूँ आपको कि सच क्या है, उन्होंने मुझसे कहा कीर्तिका, दरअसल मेरा देवर वंश तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने जब से तुम्हें देखा है वो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया है। उस दिन जब तुम यहाँ से काम छोड़कर चली गई थी तब मैंने इससे कहा था कि तुम्हारी वजह से वो नौकरी छोड़कर चली गई और अब मेरे बेटे की परवरिश कौन करेगा? क्या तुम ये चाहते हो कि मेरा बेटा भी मेरी तरह बीमार रहे? फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए थे। वंश ने मुझे बताया था कि वो तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने वंश को समझाया था कि तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों का एक होना पॉसिबल नहीं है, उसके पास एक बच्चा भी है।
मेरी बात सुनकर वंश खामोश हो गया था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा और उसके बाद तुम यहाँ नहीं आई। अब जब तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारा पति भी इस दुनिया से जा चुका है। ये तुमसे पहले ये बात करना चाहता था कि ये तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन जब उसने मुझसे वादा किया था कि अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, अब तुम्हारा पति भी इस दुनिया में नहीं है, तो वंश तुमसे ये बात करने आया था कि अब वो अगर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा तो तुम मान जाओगी। ये तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि अब तुम्हारा पति नहीं है, तुम अकेली हो गई हो। ये तुम्हें सहारा देना चाहता है। मेरी मालकिन का पति कहने लगा, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? क्या ये लड़की मेरे भाई की पत्नी बनेगी? वंश इस बात पर अपने भाई पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर कीर्तिका गरीब है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो कीर्तिका की अच्छाइयाँ और मासूमियत भा गई है। मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा नहीं हुआ बल्कि उसकी मासूमियत पर फिदा हुआ हूँ कि वो कितनी अच्छी लड़की है जो अपने पति के साथ इतनी गरीबी में गुजारा करती रही। मैं उसके कमरे में सिर्फ उससे बात करने के लिए जाता था तो उसे ऐसा लगता था कि मैं उसे गंदी नज़र से देख रहा हूँ। मैंने उसके अंदर की अच्छाई देखी है कि इतना गरीब होने के बावजूद भी उसे अपनी इज्जत की हिफाजत अच्छी तरह से करनी आती है। वो यहाँ के पैसों को अपनी इज्जत से नहीं तोड़ रही थी। अगर इसकी जगह शायद कोई और लड़की होती तो पैसों की वजह से कभी नौकरी छोड़कर नहीं जाती। कीर्तिका सच में बहुत खुददार लड़की है। यही वजह है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। वंश मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो कीर्तिका। तुम्हें हर बार यही लगता था कि मैं तुम पर अपनी गंदी नज़र डालने के लिए तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ। मैं हर बार तुमसे बात करने के लिए आता था ताकि तुम एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम चाहो तो अपने गरीब पति को छोड़कर मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन भाभी के समझाने के बावजूद मैं खामोश हो गया था क्योंकि मैं उनसे वादा कर चुका था कि मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। मेरी वजह से तुम तंग हो रही थी और भाभी के बेटे की भी परवरिश में खलल पड़ रही थी। भाभी को एक गंभीर बीमारी है, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ केयरटेकर की नौकरी पर रखा हुआ है। अगर भाभी ठीक होती तो कभी भी शायद तुम यहाँ पर नहीं आती, मगर तकदीर ने मुझे तुमसे मिला दिया। मुझे फैशनेबल और मॉडल लड़कियों की तमन्ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इस दुनिया के दिखावे से बहुत दूर हूँ। मुझे ऐसे लोगों की अच्छाइयाँ अच्छी लगती हैं जो अपनी अच्छाइयों को छुपाकर दुनिया के सामने आते हैं। मुझे दिखावा करने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। तुम मुझे पसंद हो, प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। अब तुम्हारा पति भी नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को एक्सेप्ट कर लूँगा। कभी तुम्हारे बेटे के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। मालकिन कहने लगी, वंश बिल्कुल ठीक कह रहा है कीर्तिका। ये तुम्हें शुरू से ही पसंद करता है। तुम्हारे दिल में इसके लिए गलतफहमी थी। ये बात तो मैं भी जानती थी कि तुम कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम एक खुददार औरत हो, मगर अब इसके पास अपनी बात कहने का पूरा मौका है। तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी बदल सकती हो। तुम हमारे घर नौकरानी बनकर नहीं बल्कि यहाँ इस घर का हिस्सा बनकर रहो। मालकिन अपने पति की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर कीर्तिका गरीब है तो क्या हुआ, वो एक अच्छी लड़की है और मैं जानती हूँ कि वंश को सारी ज़िंदगी अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। वंश का कभी ख्याल रखने वाला कोई नहीं आया। कीर्तिका हमारे वंश की सारी ज़िंदगी सेवा करेगी, उसका बहुत ख्याल रखेगी। ये बात सुनकर मालिक के दिल में भी मेरे लिए रहम आ गया था और उन्होंने भी कहा था कि मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई से शादी कर लो। यहाँ तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी, तुम्हारे बेटे को भी बहुत इज्जत मिलेगी। तुम्हारे बेटे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों की बातें सुनकर क्या जवाब दूँ। मैंने वंश से कहा था कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने पति का ख्याल अभी अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूँ। फिर अभी मेरे पति को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं और तुम चाहते हो कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। वंश कहने लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान को अपने लिए हमेशा जल्द से जल्द अच्छा फैसला करना चाहिए। अगर ऐसे मौके हाथ से निकल जाते हैं तो इंसान हाथ मलता रह जाता है। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा। सबके कई बार समझाने पर मैंने वंश से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और फिर इस तरह मेरी वंश के साथ शादी हो गई। मैं इस घर में केयर टेकर की नौकरी पर आई थी और अब इस घर के छोटे मालिक की पत्नी बन गई थी। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। शायद मेरा भाग्य वंश के साथ जुड़ा हुआ था, तभी तो भगवान ने मेरे पति की ज़िंदगी छीन ली थी। लेकिन मैं आज भी अपने पति को याद करती हूँ। वंश ने मुझे पूरी दुनिया का प्यार दिया। मेरे बेटे को भी उसने बहुत प्यार किया।
पहले तो मुझे लगता था कि मैंने गलत फैसला किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। मेरी ज़िंदगी वंश के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं मालिक के बेटे का अभी भी ख्याल रखती हूँ, ये सोचकर नहीं कि मैं उनकी देवरानी बन गई हूँ तो मुझे अब उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए, बल्कि मैं उनके बेटे के लिए उसकी दूसरी माँ हूँ। वो कितना खुश नसीब है कि उसे दो दो माँओं का प्यार मिला, जबकि मेरा बेटा भी कितना खुश नसीब निकला कि उसको पिता का प्यार मिल गया, पिता का नाम मिल गया, वरना सारी ज़िंदगी मेरे बेटे को पिता के बिना गुजारनी पड़ती। मेरा ये फैसला मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ था। मालकिन का अभी भी इलाज चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाभी के लिए प्रार्थना करें, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मेरे और वंश का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। ऐसा किस लिए है ये तो मैं नहीं जानती, मगर वंश का कहना है कि मुझे बच्चों की ख्वाहिश नहीं है। तुम्हारा बेटा ही मेरा बेटा है और मैं सारी ज़िंदगी इससे यही कहूँगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। कभी इसे ये बात पता ही नहीं चलने दूंगा कि इसका पिता इस दुनिया से जा चुका है। वंश की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंश ने हमेशा मेरे साथ ईमानदारी और सच्चाई के साथ रिश्ता निभाया और अब मैं दो दो बच्चों की माँ बनकर इस घर में रह रही हूँ और मुझे इस घर में बहुत प्यार और मान सम्मान मिला। इस घर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मालकिन की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो गई, मगर अभी भी उनका इलाज चल रहा है। अभी भी वो अपने बेटे के पास ज़्यादा नहीं जा सकती, मगर एक दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद संभालने लगेंगी। मेरे ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। कभी कभी भगवान इस तरह से भी रिश्ते बना देता है जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।